बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज कैसा रहा, पूरे दिन का एक्शन, साथ ही अब कल के लिए आपको क्या रखनी है खास स्ट्रैटेजी। आपकी कल की तैयारी कराने के लिए हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी और साथ ही आज हमारे साथ है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी का स्वागत करते हैं शो में और पूरी रिसर्च टीम से भी जानेंगे अलग अलग सेक्टर्स का हाल, उनसे करेंगे बातचीत का सिलसिला करें शुरू। उससे पहले सबसे पहले हम बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं कि बाजार का आज का कारोबार कैसा रहा। तो हमने देखा कि 7.5 महीने के निचले स्तर पर बाजार आज लुढ़का। कारोबार के अंत में निफ्टी करीब 380 अंक टूटकर 15,863 के पास बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स करीब 1500 अंक टूटकर 52,842 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, 1536 अंक लुढ़कर 871 के स्तर पर आज जाकर यहां पर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। और आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि आज किस वजहों से बाजार में तेज गिरावट दर्ज की गई। भारतीय बाजारों में हफ्ते की बेहद कमजोर शुरुआत हुई। आज कमजोर शुरुआत के लिए एक नहीं कई सारे कारण थे और सबसे पहला कारण तो आया कच्चे तेल की वजह से। जब कच्चा तेल 2008 की ऊंचाइयों के आसपास पहुंचा, $140 के आसपास, तो फिर बस समझो बाजार को झटका लग गया। शुक्रवार को $110 था और आज $128-130 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखा। $139 तक ऊपर में पहुंचा भी। तो ऐसे में कच्चे तेल की वजह से हमारी पूरी बैलेंस शीट बिगड़ सकती है इकोनॉमी की, ये डर भारतीय बाजारों पर बड़ा हावी होता दिखा। दूसरा डर था एफआईआई की तेज बिकवाली का। शुक्रवार के सेशन में 7,500 करोड़ के लगभग $1 बिलियन के आसपास की कैश मार्केट में बिकवाली है और 3 ट्रेडिंग सेशन में ही लगभग इस महीने 18,000 करोड़ का माल एफआईआई ने बेचा है। ये दूसरी बड़ी दिक्कत की वजह थी। और तीसरी बड़ी दिक्कत की वजह आती है, दिख रही है न सिर्फ कच्चा तेल बल्कि बाकी सारी कमोडिटीज़ के दाम बड़ी तेज़ी से भागते हुए दिख रहे हैं, जिसमें मेटल्स हो गए, खाने पीने की चीज़ों के, मक्का, गेहूँ, कॉफ़ी, शुगर, सब। इससे बाजार में डर बढ़ता हुआ नजर आया कि क्या होगा अगर इसी तरह से कमोडिटीज़ के दाम बढ़े तो हमारे यहाँ भी महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और महंगाई बढ़ने के साथ साथ आपके लिए ब्याज दरें बढ़ने का खतरा हो जाएगा। काफ़ी लंबे समय से जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े नहीं है, आज उत्तर प्रदेश में चुनाव खत्म होने के बाद उनके भी बढ़ने का जो डर है वो बाजार पर हावी होता दिखा। लेकिन इन सब के बीच में वीकेंड पर किसी तरह की कोई बड़ी राहत की खबर मिली नहीं। रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध है खींचते चले जा रहा है लगातार 12 दिनों से और अभी भी कहीं खत्म होने के आसार और संकेत नहीं दिख रहे हैं। एक दूसरी तरह से तनावपूर्ण बयान आते हुए दिख रहे हैं, बातचीत हो रही है लेकिन कोई मीनिंगफुल कहीं आगे बढ़ते नहीं दिख रहे हैं। नुकसान काफ़ी होता दिख रहा है और यही वजह कि ये चौथा कारण था जिसकी वजह से बाजार आज परेशान होते हुए दिखे। कमज़ोर खुलने के बाद और गिरे, 15,700 के आसपास निफ्टी पहुंचा। अंत में थोड़ी रिकवरी के साथ हम 15,850 के आसपास बंद होते नजर आए। यही हाल बैंक निफ्टी का भी था। 2,000 पॉइंट लुढ़का और उसके बाद 400-500 पॉइंट की निचले स्तर से रिकवरी आई भी, लेकिन फिर भी 1500-1600 पॉइंट का बड़ा कट बैंकिंग शेयरों में आते हुए दिखा। तो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स जिसमें बैंक्स, एनबीएफसीज, ऑटो, रियल इस्टेट, ये काफ़ी तेज़ी से लुढ़कते टूटते नजर आए। थोड़ा बहुत सारा ऑयल एंड गैस शेयरों से मिला, थोड़ा बहुत सारा मेटल से मिला, लेकिन बाकी सब जगह बड़ा बुरा हाल था। तो ओवरऑल कह सकते हैं 4 बड़े फैक्टर थे जिसके चलते हुए आज मंडे के दिन, हफ्ते के पहले दिन, बाजारों में फिर से तेज़ गिरावट का माहौल दिखा और लंबे समय बाद बाजार अब 16,000 के नीचे फिर से ट्रेड भी करते हुए दिखे और बंद भी 16,000 के नीचे ही हुए। जी, और आज बाजार में कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला? हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता हमारे साथ है। कुशल, जरा बताएं, आज भी बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई, कहां पर सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई, किस सेक्टर में? जी, तो कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजारों में आज भारी गिरावट हमें देखने को मिली। जिस तरह से रशिया और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ता हुआ दिखा, उसका सीधा इम्पैक्ट आपको कच्चे तेल में आता हुआ दिखा, जिस वजह से $130 के पार कच्चा तेल जाता हुआ नजर आया और इस वजह से कहीं ना कहीं जो भारतीय बाजार है वहां पर बड़ा कट आ जाता हुआ दिखा, जिसमें बैंक निफ्टी आप देखिए 2,000 अंकों से ज़्यादा की गिरावट इंट्राडे में आज यहाँ पर हमें देखने को मिली। साथ ही 15,800 के नीचे भी जो है निफ्टी फिसलता हुआ नजर आया।
आया। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल सभी सेक्टर्स जो है गिरावट का रुझान दिखा रहे थे, पर काफ़ी सारी स्पेसेस ऐसी थी जिनको कच्चा तेल का बड़ा बेनिफिट होता हुआ दिखा, जिसमें ONGC आप देखिए यहाँ पर निफ्टी का टॉप जो है गेनर निकल कर आया, करीब 12-13% की तेजी थी। पर गिरावट में आप देखिए इंडसइंड बैंक, मारुति सुजुकी, ब्रिटानिया, एक्सिस बैंक जैसे शेयर जो हैं 6 से 7 से 8% तक लुढ़कते हुए दिखे। पर गेनर्स में ONGC समेत हिंडाल्को, साथ ही कोल इंडिया और आप भारतीय एयरटेल में भी देखिए तो 3 से 5% तक की तेजी हमें देखने को मिली। पर रियल्टी स्पेस यहाँ पर सबसे ज़्यादा दबाव था आज। अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्स की बात करेंगे और उसमें ब्रिगेड एंटरप्राइजेज टॉप लूजर 9% की गिरावट के साथ ही बैंकिंग स्पेस भी आज दबाव में रहा। बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन बैंक, फेडरल बैंक जैसे स्टॉक्स पर भारी बिकवाली का आज क्लियर कट रुझान हमें देखने को मिला, फ्रंटलाइन बैंकिंग काउंटर्स के अलावा। ऑटो स्पेस 100 रुपये के नीचे लुढ़कता हुआ अशोक लेलैंड हमें दिखा, साथ ही M&M और हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक्स पर भी आज भारी बिकवाली रही। पर ऑयल एंड गैस स्पेस में ONGC के अलावा गेल, MRPL और साथ ही ऑयल इंडिया में अच्छा उछाल आज के सत्र में बनता हुआ नजर आया। और मेटल्स भी पीछे नहीं थे, जिसमें HEG, ग्रेफाइट जो इलेक्ट्रोड्स वाली कंपनियां हैं वहां पर दमदार तेजी रही। हिंडाल्को तो मैंने आपको पहले ही बताया, और IT स्पेस खासकर मिड कैप IT स्पेस पे साइंट में अच्छा उछाल आज के सत्र में बना। और अंत में जी के हिट कॉल्स की बात करेंगे तो इंडियन होटल्स में बिकवाली की राय कुणाल जी की थी, पर सैक्सॉफ्ट और साथ ही जो शुगर स्पेसिस के कॉल्स रहे वो काफ़ी बेहतरीन थे। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बाजार की ब्रेथ नेगेटिव साइड पर ही थी, पर देखना होगा कि कल किस तरह से बाजार जो है पैन आउट करते हुए नजर आते हैं। चलिए कुशल से हमने आज के बाजार का सेक्टर स्पेसिफिक हाल जाना। आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर का रुख कर लेते हैं। अविनाश जी, एक बार फिर से वही पुरानी बाजार के लिए टेंशन, जियोपॉलिटिकल, और बाजार में एक बार फिर से तेज गिरावट। क्या स्ट्रैटेजी इस वक्त रखी जानी चाहिए बाजार के इस माहौल में? और साथ ही किसी को अगर हफ्ते भर का नजरिया रखना हो 7 से 10 दिन के लिए, पोजिशनल व्यू कहां पर? स्वाति, मुझे लग रहा है कि देखिए बाजार में अभी जो इम्पोर्टेंट इवेंट है वो मेरे ख्याल से स्टेट इलेक्शंस के जो नतीजे हैं वहां पे मार्केट की नजर अभी काफी फोकस्ड रहेगी। अभी शाम से एग्जिट पोल्स शुरुआत हो चुके हैं, कल भी एग्जिट पोल्स के नंबर्स आएंगे। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट्स अभी क्रूड से तो डेफिनेटली परेशान है। वीक रुपया भी आज एक बहुत बड़ी परेशानी थी, उसलिए बाजार काफी गिरा। लेकिन जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कल मार्केट काफी वोलेटाइल रहेगा, क्योंकि स्टेट इलेक्शंस के जो नंबर्स है यहाँ पे जैसे जैसे नंबर्स के एग्जिट पोल्स के नंबर आएंगे मार्केट उसको रिएक्ट करेगा। तो मुझे लग रहा है कि इंडेक्स में कोई बाइंग या सेलिंग करने की कोशिश ना करे, स्टॉक स्पेसिफिक रहे। और अगर हफ्ते भर का नजरिया स्वाति अगर किसी को लेना है तो हम अभी भी अपस्ट्रीम कंपनी जैसे ONGC के ऊपर अभी भी काफी पॉजिटिव है। हालांकि ये शेयर 10-12% बढ़ चुका है, लेकिन जिस प्रकार की ऑयल में तेजी है हमको नहीं लग रहा है कि इमीडिएटली कोई बड़ा करेक्शन ऑयल में आएगा, एटलीस्ट जब तक ये रूस और यूक्रेन की वॉर चलती रहेगी। यहाँ पे हमको लग रहा है कि करीबन 203-204 का टारगेट प्राइस एक 8 से 10 दिन में मिल सकता है, और करीबन 182 का आप एक स्टॉप लॉस रखिए, तो ये एक अच्छा पोजिशनल बेट रहेगा। हालांकि 8 से 10 दिन में अगर वॉर खत्म होती है तो ऑब्वियसली क्रूड प्राइसेस गिरेंगे, इसमें थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली भी आएगा। बट अगर 6-7 दिन में कुछ होता नहीं है तो मेरे ख्याल से इसमें और थोड़ी अप ट्रेंड होने के लिए अभी भी बाकी है। तो ये मेरी तरफ से पोजिशनल आइडिया। तो ONGC में पोजिशनल व्यू रखने की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। साफ तौर पर स्टेट इलेक्शन के जब नतीजे आएंगे या उससे पहले जो एग्जिट पोल है उसके रुझान के बाद मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्रूड की भी बात हुई तो कच्चे तेल का दाम $140 के पास का स्तर छू चुका है, जो कि हम पिछले अगर करीब 14 साल की बात करें तो ऊपरी स्तर पर है। इस साल यानी जनवरी से अब तक कीमतें 60% से ज्यादा बढ़ चुकी है। तो महंगे क्रूड से किन कंपनियों को फायदा होगा, किन्हें नुकसान होगा? हमारे साथ कुशल एक बार फिर से। कुशल जरा बताएं क्या इम्पैक्ट? जी, तो कच्चा तेल हमने देखा जिस तरह से यहाँ पर 14 साल की ऊंचाई पर जाता हुआ नजर आया, $130 के पार हो गया। उसका इम्पैक्ट आपको पॉजिटिव साइड पर काफ़ी सारी जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं ONGC, ऑयल इंडिया पर देखने को मिला। और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आप देखिए, $1 अगर कच्चे तेल में बदलाव आता है तो इनके EPS में 3% का बदलाव हमें देखने को मिलता है। यही $1 गैस महंगा अगर होता है तो ONGC को करीब 4,000 करोड़ रुपये का फायदा होता है। साथ ही आपको ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनियाँ जो अपने ग्राहकों के लिए ऑयल एक्सप्लोर करती है उनके लिए
भी डेफिनेटली ये काफ़ी पॉजिटिव खबर है, जिसमें सिलान एक्सप्लोरेशन, HOEC जैसी कंपनियां शामिल हैं। साथ ही ड्रिलिंग कंपनियां और ड्रिलिंग पाइप बनाने वाली जो कंपनियां हैं, यूनाइटेड ड्रिलिंग, महाराष्ट्र सीमलेस, ये फोकस में रह सकती हैं। क्रूड में उबाल से नेगेटिव असर किन पर? सबसे पहले पेंट कंपनियां, कुल खर्च का करीब 40 से 60% इनका जो है क्रूड डेरिवेटिव से होता है। तो एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स जैसी कंपनियों पर दबाव आपको देखने को मिल सकता है आगे चलकर, अगर यूक्रेन और रशिया के बीच में तनाव और बढ़ता है और कच्चे तेल की कीमतों में और इजाफा देखने को मिलता है। साथ ही टायर कंपनियों के भी लगभग 50% है ये डेरिवेटिव्स का हिस्सा, और एविएशन सेक्टर्स के लिए भी जो है ये काफ़ी नेगेटिव है, क्योंकि ATF की जो ओवरऑल कॉस्ट कंपोनेंट है इनकी कॉस्ट स्ट्रक्चर में, वो करीब 40% का है। सीमेंट सेक्टर, पेटकोक की कीमतें, जो रॉ मटेरियल यूज होता है, वहाँ पर भी दबाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसकी कीमतें बढ़ेंगी और साथ ही लॉजिस्टिक्स खर्च भी सभी कंपनियों के लिए ऑपरेशनली बढ़ता हुआ दिखेगा, जिस वजह से जो फूड इन्फ्लेशन है वो भी काफ़ी जो है अच्छे स्तर पर बढ़ती हुई नजर आ सकती है, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे आम आदमियों की जेब पर पड़ सकता है। तो जाहिर सी बात है कि जो कच्चा तेल है उसके बढ़ने के बाद भारतीय बाजारों में आपको क्लियर कट इम्पैक्ट जो है नेगेटिविटी का देखने को मिल सकता है अक्रॉस द बोर्ड, एक्सेप्ट अगर आप देखें तो ऑयल एंड गैस कंपनियां जो कि ये प्रोड्यूस करती हैं। सिर्फ कच्चा तेल ही उबाल नहीं मार रहा, खाने का जो तेल है उस पर भी काफी ज्यादा असर दिखना शुरू हो चुका है। खाने के तेल की कीमतों में बेतहाशा तेजी आई है, और महंगाई की जिसकी बात हो रही है उसके अलावा किन सेक्टर्स पर इसका असर होगा, हमारे सहयोगी देवांशी है। देवांशी, क्रूड की तो बात हो ही रही थी, एडिबल ऑयल पर भी जबरदस्त इंपैक्ट और दाम काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, आप देखिए रूस और यूक्रेन के बीच में जो तनाव चल रहा है उसके चलते केवल कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी होती हुई नहीं दिखी है, खाद्य तेल की कीमतों में भी लगातार बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। इसी साल की अगर बात करें तो खाद्य तेल की कीमतें 10% से लेकर 25% तक बढ़ती हुई दिखी है। कुछ अहम ऐसे खाद्य तेल हैं जो भारत इंपोर्ट करता है, ग्लोबली उसकी डिमांड काफ़ी बढ़ती हुई दिखी है और इसके चलते भारत के इम्पोर्ट्स पर काफ़ी इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा। और FMCG कंपनीज, क्योंकि इनका रॉ मटीरियल होता है 30% से 60% जो रॉ मटेरियल कॉस्ट होती है FMCG कंपनीज की, वो खाद्य तेल होती है, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। कौन से तेल पर इम्पैक्ट हो रहा है? सबसे पहले तो सनफ्लावर ऑयल, क्योंकि रूस और यूक्रेन से हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, वहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं। पाम तेल, उसकी प्राइजेस बढ़ी हैं। सोयाबीन तेल की भी प्राइजेस काफ़ी बढ़ती हुई दिखी हैं। तो इन सब के प्राइजेस बढ़ने के चलते काफ़ी सारी कंपनीज हैं जिनके मार्जिन पर इम्पैक्ट होने की संभावना है। आप देखिए अदानी विल्मर, रुचि सोया, ये दोनों अहम हैं। इसके साथ ही जो कंपनीज का रॉ मटीरियल है जैसे कि ब्रिटानिया है, नेस्ले है, मेरिको है, DFM फूड्स हैं, ये सारी कंपनीज एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं और जो प्राइजेस बढ़ती हैं इनका जो इम्पैक्ट है वो इन कंपनीज पर ज़रूर आता है। हिस्टोरिकली हमने देखा है कि करीब 10% के जब भी प्राइस बढ़ते हैं एक तिमाही में, तब इनके जो मार्जिन्स हैं वो करीब 200 बेसिस पॉइंट से लेके 350 बेसिस पॉइंट्स तक का जो इम्पैक्ट है वो इन कंपनीज पर आता है। पिछले तिमाही में भी कंपनीज ने ऑलरेडी ये मेंशन किया था कि इन्फ्लेशन कॉस्ट उनको हर्ट कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उनको हर्ट कर रही है। इस बार भी जो FMCG कंपनीज हैं उनके मार्जिन्स पर इम्पैक्ट होने की पूरी संभावना है। शुक्रिया देवांशी। तो कच्चे तेल के दाम भी आसमान पर और उसके अलावा खाने के तेल के दाम भी आसमान पर, और रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से स्टील 5,000 रुपए प्रति टन तक महंगा हो गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, स्टील भी काफी महंगा हो गया और वजह वही रूस और यूक्रेन का युद्ध। देखिए ग्लोबली मेटल की कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिला। स्टील की कीमतों में अगर आप देखें तो अपमूव थोड़ी देरी से आया, लेकिन अब आज खबर ये भी आती हुई नजर आई कि जो भारतीय कंपनीज हैं इन्होंने भी जो कीमतें हैं करीब 5,000 रुपये प्रति टन तक जो है वो बढ़ाई है। ग्लोबली तो हमने देखा था कि स्टील की कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिला। आप कॉपर देखिए, एल्यूमिनियम देखिए, बेस मेटल जो फेरस हो, नॉन फेरस हो, सब में जो है बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो विवाद चल रहा है इसका भी जो है सप्लाई पर असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि रूस की तरफ से अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा आउटपुट आता है। दुनिया के चौथा सबसे बड़ा जो है स्टील उत्पादक देश है रूस, और साथ में अगर आप देखें तो जो ग्लोबल स्टील ट्रेड है इसमें 12 से 13% का योगदान है, सिग्निफिकेंट है। इसका भी एक असर देखने को मिल रहा है। और कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं जो इशारा करी है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में फिलहाल जो है स्टील की मांग काफ़ी बढ़िया चल रही है, लेकिन सप्लाई की शॉर्टेज है। घरेलू मार्केट्स के डायनामिक्स की बात की जाए तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ओमिक्रॉन की जब वेव आई थी तब हल्की सी गिरावट यहाँ पर आपको मांग में देखने को मिली थी, लेकिन अब स्थिति पूरी तरीके से सामान्य और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की तरफ से हो, जो स्टील की मांग है इसमें एक बड़ा इजाफा आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन चिंता का कारण ये भी है कि जिस प्रकार से जो
कोकिंग कोल यानी जो ऊर्जा खर्च होता है कंपनी का, इसमें भी लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। और इनफैक्ट पिछले एक हफ्ते में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो कीमतें हैं इनमें आपको 20% का इजाफा देखने को मिला है, यानी प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ अगर आप देखें तो लागत खर्च भी जो है कंपनियों का वो बढ़ता जा रहा है। एक और इनपुट मटेरियल है ग्राफाइट इलेक्ट्रोड, इसकी भी कीमतें जो है कहीं ना कहीं बढ़ने की बात हो रही है, क्योंकि रशिया की तरफ से जो यूएस और यूरोपियन देशों को एक्सपोर्ट किया जाता था वहाँ पर अब सप्लाई डेफिसिट होगा, तो हो सकता है कि ये जो ग्राफाइट इलेक्ट्रोड की सप्लाई है वो भारत से रूट की जाए। तो यहाँ पर जो एक्सपोर्टिंग कंपनीज हैं, मिसाल के तौर पर एचईजी हो या ग्राफाइट इंडिया हो, दोनों के लिए एक्सपोर्ट के अवसर देखने को मिलेंगे। और इसी के चलते हमने देखा कि आज एचईजी हो, ग्राफाइट इंडिया हो या फिर पूरा स्टील पैक हो, सब में आज बढ़िया तेजी नजर आई। अब कल के बाजार पर क्या खास स्ट्रैटेजी आपको रखनी है और बाजार के लिए अहम संकेत कौन से हो सकते हैं, समझते हैं अनिल जी से। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 450-500 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली देखना ये होगा कि डाउ फ्यूचर्स ही नहीं बल्कि खबरें कैसी रहती है, रशिया यूक्रेन को लेकर किस तरह की खबरें ओवरनाइट आती है, कल डाउ फ्यूचर्स कैसे ट्रेड करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत और खबरें ये बाजार का ट्रेंड डिसाइड करेगी। लेकिन हमारे लोकल फैक्टर्स में नो डाउट आज फिर से एफआईज की बिकवाली का आंकड़ा देखना होगा। जिस तरह की स्क्रीन थी उसको देखकर तो साफ लग रहा था कि एफआईज ने आज बिकवाली की होगी। कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, फ्रंटलाइन स्टॉक्स, जहाँ बड़ी बड़ी ब्लॉक डील कई लाखों शेयरों में होते हुए दिखे। इसका मतलब क्लियर है कि एफआईज इस लेवल पर भी काफ़ी बड़े दिग्गज स्टॉक्स को बेचने के मूड में है। तो आज भी बिकवाली का आंकड़ा देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो ये दो ट्रिगर्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन सबके बीच में एफएनओ के डेटा भले कम हों, पोजीशंस बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्की हैं, लेकिन ओवरसोल्ड होते हुए दिख रहे हैं। तो निचले स्तरों पर थोड़ा सपोर्ट लेने की आप उम्मीद कर सकते हैं अगर गैप से नीचे खुलते। तो मेरा ये समझना है कल के लिए 15,550, 15,625 तुरंत सपोर्ट का काम करेगा। ऊपरी स्तरों पर एक बार 15,950 से 16,125 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, आज 32,450 के आसपास हमने लो बनाया है। जब तक वो होल्ड होता है तब तक ठीक है, और ऊपरी स्तरों पर 33,500 के ऊपर निकलेंगे तो ही आपको मजबूती का संकेत आता हुआ दिखेगा। तो लेवल्स और जो ट्रेंड है वो साफ तौर पर नेगेटिव की तरफ ही दिख रहे हैं। तो उछाल में आए, जहां आप हल्का कर सकते हैं हल्का करने की कोशिश करें। एक ही राहत की बात यह है कि थोड़े बाजार अब ओवरसोल्ड होते हुए दिख रहे हैं, तो अच्छी खबर पर थोड़ा रिएक्शन आ सकता है। तो दो तरीके हैं, या तो अच्छी खबर पर जब रिएक्शन आए तब थोड़ा आप हल्का होने की कोशिश करें। बड़े एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो बहुत चुनिंदा खरीदारी करके आप थोड़ा चल सकते हैं, ये ध्यान में रखने वाली बात है। लेकिन ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं कि जितना बड़ा घाव, बड़ा कट लगा है उसको भरने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो बेहतर ही होगा कि बाजार वॉलेटाइल होकर इस रेंज में थोड़ा वक्त बिताए और उसके बाद एक नए डायरेक्शन की तलाश करें। लेकिन अल्टीमेटली जब तक रूस और यूक्रेन का मामला ठंडा होता नजर ना आए या किसी सॉल्यूशन की तरफ या अंत की तरफ बढ़ता ना दिखे, तब तक बाजार में खतरे की तलवार हमेशा लटकी हुई रहेगी। आइए अब देखते हैं वायदा बाजार की रणनीति कल का ऑप्शन में। और हमारे साथ है kiranjadhav.com के सीईओ आशीष केलकर। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए कहां पर रखी जा सकती है ऑप्शन स्ट्रैटेजी? वेरी गुड इवनिंग स्वाति जी। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन आईटी स्टॉक्स में देखने को मिला था। बाजार को थोड़ा सा संभलने की कोशिश आईटी स्टॉक्स में की थी, इसलिए मैंने दिग्गज को चुना है। इन्फोसिस 1740 का कॉल ऑप्शन, 54 के आसपास खरीदारी करने की सलाह होगी। 45 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और अगले 2 से 3 दिनों के लिए 70 रुपए का मेरा लक्ष्य रहेगा। स्टॉप लॉस 45 जो है वो अर्ली क्लोजिंग बेसिस पर मॉनिटर करने की सलाह होगी। बहुत धन्यवाद। इन्फोसिस में खरीदारी की सलाह कल का ऑप्शन के तौर पर ये स्टॉक चुना है आशीष केलकर ने। और अब अविनाश जी आपके पास आ रहे हैं। अविनाश जी, आपसे जानना चाहेंगे लॉन्ग टर्म पिक के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी आपकी तरफ से? स्वाति, जो शेयर मुझे पसंद है लॉन्ग टर्म के लिए, उस कंपनी का नाम है प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। प्राज इंडस्ट्रीज बेसिकली एक एथेनॉल थीम वाली स्टोरी है। जैसे सभी को पता है कि क्रूड की कीमतें काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ी है, तो गवर्नमेंट में जरूर एक रियलाइजेशन आया है कि जितना ज्यादा एथेनॉल का ब्लेंडिंग हो वो डेफिनेटली कंट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए प्राज इंडस्ट्रीज जो एथेनॉल इक्विपमेंट बनाता है, मेरे ख्याल से काफी वेल पोजिशनड है। कंपनी के पास करीबन 700 करोड़ की ऑर्डर बुक है। बायोफ्यूल्स एज वेल एज जो कॉम्प्रेस्ड बायोगैस है, ये जो नया प्रोडक्ट वो डेवलप कर रहे हैं आईओसी के साथ, ये भी बहुत जल्द कमर्शियलाइज होने की बातें चल रही है। सबसे बड़ी बात मुझे लग रहा है कि इस साल कंपनी करीबन 2000 करोड़ का रेवेन्यू और करीबन 150 करोड़ का प्रॉफिट कमाएगी, जो पिछले साल करीबन 1300 करोड़ था और 80 करोड़ का प्रॉफिट था। हमको लग रहा है कि जिस प्रकार की एथेनॉल की कैपेसिटी इंडिया में लगेगी, इस पॉइंट ऑफ व्यू से प्राज को डेफिनेटली बेनिफिट होगा। तो करंट प्राइस पे मैं समझता हूँ कि जरूर खरीदना चाहिए। 345 का अभी करंट रेट है।
साल भर का अगर कोई नजरिया लेता है तो हमको लग रहा है कि 440 450 का एक नियर टर्म टारगेट बनेगा और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अच्छी वैल्यू बन सकती है। तो ये वैल्यू पिक मेरी तरफ से प्राज इंडस्ट्रीज। जी, तो प्राज इंडस्ट्रीज में आप लॉन्ग टर्म खरीदारी कर सकते हैं। अविनाश गोरक्षकर की ये राय है। बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ आज के इस शो में शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।